हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम गणित शिक्षण में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करते जाइए। इससे पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहें। चैनल को टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लें, स्टडी विद स्मार्टनेस। वहाँ पर आपको वीडियोस की पीडीएफ और लिंक प्रोवाइड कराई जाती है, तो पीडीएफ आप बाद में भी देख सकते हैं, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाता है। तो हम जानते हैं, अगर हमें आत्मनिर्भर स्वतंत्र बनना है तो सबसे पहले हमारे जीवन में चीज़ों का रूटीन में होना जरूरी है, एक नियम होना जरूरी है जो कि महत्व दर्शाता है अनुशासन। इससे ही ये सारी चीज़ें आती हैं, उपयोगी, सांस्कृतिक और सामाजिक, ये सुचारू रूप से कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद विश्लेषण तैयार करने के लिए एक गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति है। तो मद विश्लेषण जिसका अर्थ है सुधार करना, सुधार करने के लिए उच्च मूल्यांकन क्या किया जाना चाहिए? प्रश्न बैंक, मूल्यांकन, परीक्षा या छात्र प्रदर्शन। तो हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का निर्माण किया जाए, बच्चों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं ताकि वे पढ़ने की जो क्रिया है उसे सही तरीके से समझ सके। ठीक है, तभी मूल्यांकन, परीक्षा, छात्र प्रदर्शन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भुजभुजांक के नाम से जाना जाता है। तो भुजभुजांक के नाम से किसे जाना जाता है? एक्स अक्ष, वाई अक्ष, बिंदु या कोटि अक्ष। तो हम जानते हैं, आपने गणित में कार्तीय पद्धति पढ़ी होगी। कार्तीय पद्धति में एक्स रेखा, वाई यानी संख्या रेखा पढ़ी होगी। तो संख्या रेखा में एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस तरीके से प्रदर्शित किए जाते हैं। तो भुजभुजांक जो होता है वह होता है एक्स अक्ष, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? इसे हम कोटि कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखें, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो शिक्षण कक्षा के आकार कक्षा के समय में शिक्षण संघर्ष की न्यूनता है, कथन किसने कहा है? तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने DW एलन के बारे में पढ़ा था। उन्होंने माइक्रो शिक्षण के विषय में बहुत बात की, इसके जनक भी कहे जाते हैं। माइक्रो शिक्षण क्या होता है? ये एक प्रकार का ऐसा शिक्षण है जहाँ पर सूक्ष्म चीज़ों को शिक्षक का अवलोकन या शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है, छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं उनके कौशल विकसित करने के लिए, ताकि बच्चों के कौशल को विकसित सही ढंग से कर सकें। तो ये एक ऐसा डिज़ाइन किया जाता है। तो माइक्रो शिक्षण इसके जनक है DW एलन, उन्होंने इसके बारे में कथन कहा है। आप इसे कैसे याद रखें? तो M माइक्रो शिक्षण, ठीक है, और DW, तो WM का एकदम अपोजिट इस तरीके से दिख रहा है, तो आप इसे याद रखें। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से किसे गणित पाठ्यक्रम व्यवस्था के लिए उपयुक्त माना जाता है? हमारे ऑप्शन से मनोवैज्ञानिक, सामयिक, एकात्मक या सर्पिल। तो हम देखते हैं, गणित पाठ्यक्रम को सही बनाने के लिए उसे हम चीज़ों से जोड़कर पढ़ाते हैं, चाहे वह बीज गणित हो, रेखा गणित हो या अंक गणित हो। तो वह एक सर्पिल का रूप प्रदर्शित करता है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि तीन आयामी संस्थिति, जिसे हम टोपोलॉजी कहते हैं, गणित में एक शाखा है जो किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान। तो हम जानते हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का संबंध है गणित से, और यह इसकी एक शाखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, बाकी तीन विषय अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। तो यहाँ पर गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बताना है। हमारे ऑप्शन से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, प्रश्नों को सुलझाना या संगणनात्मक कौशल में सुधार करना। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, यानी उसको ऐसा डेवलप करना ताकि वह मूर्त अमूर्त सभी संक्रियाओं को समझ सके, सभी क्रियाओं को जान सके, सभी विधियों को जान सके। तो ये संगणनात्मक कौशल भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन ये कब आएगा? जब उसकी विचार प्रक्रिया का सही तरीके से समस्या समाधान होगा या उसको हम सही रूप में देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लीलावती के लेखक कौन है? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य या रामानुजन। तो हम जानते हैं लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जो कि 1114 से 1185 सदी के
महान गणितज्ञ ज्योतिषी हैं और इनकी प्रमुख रचित सिद्धांत रचना है शिरोमणि। इन्होंने लीलावती बीजगणित भी लिखे हैं। तो इसके लेखक कौन है? भास्कराचार्य के यहाँ पे पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधि या रणनीति के चरणों या सेटों के करने एवं नहीं करने का वर्णन करता है। तो यहाँ पर बताना है अगर कोई रणनीति बना दी जाती है या सेट प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है, तो उसको नहीं करने का वर्णन कौन करता है? तकनीक, युक्ति, विधि या उपागम। हम किसके माध्यम से यह जानेंगे कि यहाँ पर ये काम नहीं हुआ है? यह होती है टेक्निक। टेक्निक के माध्यम से हम चीज़ों को जान सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो स्थिर हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बढ़ते पौधों से संबंधित है फ्रेंड्स। तो बढ़ते पौधों से यहाँ पर क्या संबंधित है बताना है। वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, फिबोनाची संख्याएं या परिमेय संख्याएं। तो हम जानते हैं कि फिबोनाची संख्याएं क्या कहलाती हैं? इसका सही आंसर होगा, जैसे कि हमने लिखा 0, 1, 2, 3, इस तरीके से बढ़ते क्रम में संख्याएं लिखी, एक दूसरे से इसे जोड़कर प्राप्त कर दें। जैसे हमने 0 में 1 जोड़ा तो ये 1 मिला, 1 में फिर हम 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, फिर 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा। इस तरीके से इन दोनों के जोड़ से यह प्राप्त होगा, इन दोनों के जोड़ से आगे की संख्याएं प्राप्त होंगी, ठीक है। 3 में फिर हम 1 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। इस तरीके से ये बढ़ते पौधों की तरह प्रदर्शित हो रहा है, जो कि फिबोनाची संख्याएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय प्रतिरूपण के लिए चरणों का अनुक्रम है हमारे ऑप्शन से। प्रश्न समस्या को समझना, गणितीय विवरण सूत्रीकरण, गणितीय समस्या समाधान करना या प्रश्न समस्या की व्याख्या या मान्य करना। तो हम देखते हैं मॉडलिंग के लिए यानी उसका एक प्रतिरूपण तैयार करने के लिए सभी चीजें सही होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर समस्याओं का समझना भी जरूरी होते हैं, उसके लिए व्याख्या सिद्धांत भी जरूरी होते हैं और समस्या को अच्छे तरीके से सुलझाना भी जरूरी होता है। तो अनुक्रम पूछा है, अनुक्रम यानी कि क्रम बताना है यहाँ पर। तो सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4। पहले हम समझेंगे सूत्रीकरण, फिर समस्या समाधान और उसकी व्याख्या अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अपरिभाषित पद माना जाता है? यहाँ पर बिंदु, चतुर्भुज, वृत्त या अभाज्य संख्या। तो हम जानते हैं चतुर्भुज, वृत्त, अभाज्य संख्या को सही तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन एक बिंदु को परिभाषित करके उसे अपरिभाषित बना दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ। अपरिभाषित शब्द यहाँ पर है बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना का मुख्य भाग के हर्बट सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, प्रस्तुति, निष्कर्ष, परिचय, संधि और सामान्यीकरण। तो हर्बट सिद्धांत हर्बट जी ने दिया है और इन्होंने संधि और सामान्यीकरण को सबसे उपयुक्त माना है पाठ योजना बनाने के लिए। हम हर्बट जी के बारे में समझ लेते हैं। तो हर्बट जो है इंग्लैंड निवासी थे और इनका जन्म 27 अप्रैल 1820 को हुआ था। ठीक है, तो ये इंग्लैंड निवासी है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और इनकी जो पाठ योजना का मुख्य भाग है संधि और सामान्यीकरण। तो फ्रेंड्स, आज हमने मैथ्स पेडागोजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, और यहाँ पर डाउट है उसे भी बता सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।